डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज इनसाइड द अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर जो है वे क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे ये भी कि क्या सोर्सेज हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या है अर्थ के अंदर। अभी आप लोग बाहर देखते होंगे, पहाड़ है, पर्वत है, अन्य चीज़ें हैं जिसको आप देखकर जान जाते हैं कि हाँ ऊपर ऊपर तो ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर हवा का लेयर है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं देखते ही, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इसको महसूस भी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सोचते हैं कि अर्थ के अंदर क्या होगा, गहराई पर चलते चले जाएं तो क्या मिलेगा? कई सारी चीज़ें पढ़े होंगे कि अर्थ के अंदर ये चीज़ होती है, मैग्मा होता है जो कि ज्वालामुखी में बाहर आता है जब यहाँ पर आपका ज्वालामुखी फटता है। तो ऐसे पहाड़ होते हैं ज्वालामुखी के जो जिसमें से लावा निकलता है, और उस लावे को स्टडी करके भी कुछ चीज़ें पता कर ली जाती हैं। तो ऐसे ही जानेंगे क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हम लोग अर्थ के अंदर की चीज़ों को जान जाएं, और जानेंगे कि कौन कौन से लेयर्स हैं, किन पार्ट्स में बांटा गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है डिसकॉन्टिन्यूटीज़। यानी कि जो ये लेयर्स, इनके बीच के जो बॉर्डर एरियाज हैं, तो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज क्या है और इनको किन आधार पर बांटा गया है, इसको जानेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब समझते हैं कि क्या क्या सोर्सेज है जिससे पता लगाया जाता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या मटेरियल्स हैं और कौन कौन सी यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, जो बॉर्डर हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पर सोर्सेज की बात करते हैं। फर्स्ट जो है आपका सोर्स, यानी कि स्रोत क्या है जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि ये कहीं क्रस्ट है, फिर उसके नीचे मेंटल है, फिर कोर है, ये सब कैसे जानते हैं। तो जो सोर्स है उसमें सबसे पहले आता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी के बारे में पढ़ते होंगे। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एक ही यूनिट वॉल्यूम का, जैसे अगर यूनिट में देखा जाए तो मास को नापते हैं किलोग्राम में और वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में। ठीक, तो अगर एक जैसे कि उतना ही बड़ा अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा लें 1 मीटर क्यूब का, और उतना ही लोहे का लें, ठीक, उतना ही वो भी जगह स्पेस ले रहा है, इतना ही लकड़ी भी ले रहा है, तो दोनों में कौन किसका मास ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे लोहे का मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेंसिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पर। अगर सेम वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं तब तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डेंसिटी बढ़ रहा है यानी कि घनत्व तो बढ़ रहा है, तो वो चीज़ भारी होगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए हर 1 मीटर की मतलब एक यूनिट ले लिया जा रहा है, उतना ही और उतना ही कंपेयर करने के लिए दोनों का यहाँ पर। तो अगर वॉल्यूम सेम रहता है तो मास जिसका ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो अर्थ में जो अंदर है यही देखा जाता है कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे, अभी तक तो कोई गया नहीं है, लेकिन फिर भी जो अन्य सोर्सेज से पता चलता है, जो यहाँ से लावा बाहर आता है या अन्य चीज़ें बाहर आती हैं, उससे पता चलता है कि नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो जो डेंसिटी वो बढ़ती है। जैसे कि 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है आपका डेंसिटी, शुरुआत में था। ठीक, ऐसे ही नीचे चलते गए तो 10 आया, कहीं और कम आए और नीचे आए। तो यहाँ पर जैसे ही सेंटर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, जो अर्थ का जो आपका सेंटर है उसकी तरफ जा रहे हैं, केंद्र की तरफ, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट इतना हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि यानी कि अर्थ के ऊपर जो है वो हल्के मेटल्स होंगे, हल्के एलिमेंट्स होंगे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे भारी एलिमेंट्स मिलने लगेंगे। यानी कि ऐसे चीज़ें मिलेंगी जिनका वजन ज़्यादा हो, जो ज़्यादा भारी हों। तो ये चीज़ हो जाएगा, डेंसिटी से पता चलता है कि नीचे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा आपको पता चलता है एक प्रेशर की वजह से। प्रेशर यानी कि अर्थ के जो ऊपरी पार्ट है, इस पे तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अंदर से जो थोड़ा बहुत प्रेशर लग रहा है वो है। ऐसे ही जब अंदर जैसे जैसे जाएंगे तो पृथ्वी में जो मटेरियल्स हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे, तो ऊपर से अंदर जैसे जैसे जाएंगे बाहर की चीज़ें जो लेयर्स हैं वो प्रेशर लगाई होंगी, दब रहा होगा। तो वो प्रेशर की वजह से जो अंदर हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड स्टेट में बदलने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रेशर की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो नज़दीक आएंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें जो प्रेशर की वजह से जो किस स्टेट में होंगे ये पता लगा जा सकता है प्रेशर की वजह से। तीसरी चीज़ आ जाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर से पता लगता है
कि अंदर जो मटेरियल्स हैं, जो मेटल्स हैं या अन्य चीज़ें हैं, वे किस अवस्था में, किस स्टेट में होंगी, सॉलिड में होंगी या लिक्विड में होंगी या गैस में होंगी, क्यों होंगी। तो टेम्परेचर अंदर जैसे जैसे जाएंगे बढ़ता है, ठीक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर, कोर में एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है लेकिन प्रेशर भी हाई है, तो उसकी वजह से उसमें कौन सा स्टेट में रहेंगे ये पता चलता है। तो टेम्परेचर यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, जो यहाँ पर बताता है कि अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किस स्टेट में हो सकते हैं, ये सब चीज़ें अनुमान लगाया जा सकता है प्रेशर की वजह से, और डेंसिटी की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता है। अन्य डायरेक्ट जो सोर्सेज कुछ मिलते हैं उसमें देखा जाए तो कुछ और सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका वोल्केनो इरप्शन होता है, ठीक, ज्वालामुखी फटता है जिसमें लावा मैग्मा बाहर आता है। तो वो जो मैग्मा बाहर आ रहा है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं और कितनी गहराई से आ रहा होगा, ये सब चीज़ें अनुमान लगाई जा सकती हैं और पता लगाया जा सकता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही अगर दूसरा एक और देखा जाए तो एक और आ जाएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। जो भूकंप आता है, भूकंप क्यों आता है, तो भूकंप में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, अन्य चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूकंप जो यहाँ पर प्लेट्स हैं उनके आपस में रगड़ के कारण आ रहा है, तो नीचे क्या होंगी जिससे वो प्लेट्स एक प्रकार से तैर रही होंगी। तो आपको पता चलेगा कि ये सब जितने भी अंदर हैं, मेटल्स रहें चाहे नॉन मेटल्स हैं, जो भी चीज़ें अंदर हैं वे तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में थोड़ी बहुत होंगी, या अगर लिक्विड स्टेट में नहीं तो प्लास्टिक स्टेट यानी कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर टाइप में रहेंगी, जिस पर ये सब चीज़ें होंगी। तो ये आपका अर्थक्वेक की वजह से पता चलेगा, जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है तो किस लेयर में या कितनी गहराई तक कितने लेवल का भूकंप आ रहा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भूकंप है ऊपर वो तेज आता है, नीचे आएंगे तो और तेजी से भूकंप का जो इफेक्ट रहता है वो रहता है, और नीचे आएंगे थोड़ा बहुत कम हो जाता है कोर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं। तो भूकंप का जो इफेक्ट है वो कम हो जा रहा है, जो तीव्रता है वो कम हो रही है। भूकंप को किस पे नापते हैं, भूकंप को रिक्टर स्केल पर नापते हैं, सिस्मोग्राफ पर नापते हैं, जो कि उसका इंस्ट्रूमेंट है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, तो उसमें नापते हैं। तो अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है, उसकी वजह से पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या कौन कौन सी लेयर्स कहाँ तक हैं। तो यही जो अर्थक्वेक है इसकी जो इंटेंसिटी है, कितना तेज अर्थक्वेक है, लगभग 6.9 है या 7.1 है, 7.8 है या 7.9 है, ऐसे ऐसे जब तीव्रता बढ़ रही है या घट रही है तो इससे पता चलता है कि जो लेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ अलग हो रही हैं। और यही जो है इसी अर्थक्वेक के इफेक्ट की वजह से ही पता चलता है कि डिसकॉन्टिन्यूटीज़ क्या हैं। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ जिसकी हमने बात किया था शुरुआत में, डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में जानेंगे। ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी लिखे हैं, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी यानी मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी, रेपिटिव डिसकॉन्टिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी और एक कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। ये सब डिसकॉन्टिन्यूटीज क्या है कि एक लेयर है दूसरी लेयर है, जैसे क्रस्ट है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, ठीक, ये अपर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट हो गया। तो इनके बीच में जो ये बन रहा है एक लेयर, इसमें जो अर्थक्वेक का जो स्पीड इंटेंसिटी रहता है वो जो है वो कम या ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं। जैसे कहीं पर अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, 6 पॉइंट यहाँ पर मान सकते हैं 9 है, और जैसे और थोड़ा नीचे आते हैं तो ये हो जाता है 7.1, और नीचे आते हैं 7.8। तो यहाँ से बांट देते हैं कि अपर मेंटल में ज़्यादा है तो किसी में, और नीचे आए तो और ज़्यादा इसका इफेक्ट है, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी इतना है। तो उससे जानते हैं कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी हो रहा है या कम हो रहा है वहाँ पर लेयर्स अलग अलग हो रही हैं, यानी कि जो जो चीज़ें हैं, मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स वे अलग हो रहे हैं, बट रहे हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें जानते हैं। तो अर्थक्वेक के बाद एक और सोर्स है जिससे पता लगाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या हो सकता है, वो है आपका जो मीटरॉइड्स गिरते हैं, मीटरॉइड्स, ठीक। मीटरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे कोई सॉलिड रॉक है जो स्पेस में यानी अंतरिक्ष में उड़ रहा है, ठीक, तो ठोस चट्टान टाइप का है, वो जब पृथ्वी के इफेक्ट में आता है, ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो वहाँ पृथ्वी पर गिरने लगता है, और जब पृथ्वी पर गिरेगा तो जो फटेगा तो उसमें जो जो चीज़ें हैं या जो बाहर की लेयर्स हैं वे
पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से घिस जाएंगी, जल जाएंगी, तो अंदर की जो चीज़ें हैं उसकी जांच की जा सकती है और उससे पता लगाया जा सकता है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इसके अंदर ये चीज़ें हैं तो पृथ्वी के अंदर भी हो सकता है यही चीज़ें हों। तो वे एक सोर्स हो जाता है मीटरॉइड्स, जिससे हम लोग अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब समझते हैं यहाँ पर पार्ट्स क्या हैं, यानी कि किन पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं अर्थ के जो लेयर्स हैं उसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है मेनली अगर देखा जाए तो केवल 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, क्रस्ट जो ऊपर हम लोग जिस पार्ट पर रहते हैं अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पर, ये क्रस्ट का ही पार्ट है। अंदर चलते जाएंगे लगभग 200 किलोमीटर तक तो आपका क्रस्ट वहाँ तक है लगभग। ठीक, उसके बाद ट्रांजिशन जोन जिसको हमने डिस्कंटिन्यूटी नाम दिया कि एक नया लेयर टाइप का शुरू हो जाता है जिसमें भूकंप की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो अलग हो जाती है। तो वो जो है उसकी वजह से नया लेयर शुरू होगा। तो ऐसा नहीं तुरंत ही शुरू हो गया, अब इसके बाद सॉलिड था अब तुरंत लिक्विड हो गया, ऐसा नहीं होता है। वे एक ट्रांजिशन जोन यानी दोनों मिक्स टाइप के थोड़ी रहती हैं, कुछ नीचे तक यानी कि कुछ यहाँ पर हाइट तक आप मान सकते हैं, जो डेप्थ है कुछ गहराई तक कह सकते हैं। तो यहाँ तक मान सकते हैं कुछ बॉर्डर एरियाज टाइप का हो गया जिसमें सॉलिड लिक्विड दोनों है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से यहाँ पर मेंटल का पार्ट हो जाता है जिसमें लावा है जो कि तरल अवस्था में है। तो लावा आप निकलते हुए देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे पानी होता है वैसे बह रहा है, नहीं, इसमें मेटल्स जमे हुए हैं तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सॉलिड टाइप का लगेगा, लेकिन सेमी सॉलिड इसको कह सकते हैं या सेमी लिक्विड कह सकते हैं, जिसमें लिक्विड है और सॉलिड दोनों मिक्स टाइप के हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका एक डेंसिटी जो कि कोन रॉड डिस्कंटिन्यूटी है, यहाँ तक है। दूसरी ये इसको मान सकते हैं अपर क्रस्ट, नाम दे सकते हैं अपर क्रस्ट, नाम दे सकते क्या, यही नाम ही है अपर क्रस्ट। और इसके नीचे वाला जो है ये लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट। ठीक, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोन रॉड डिस्कंटिन्यूटी है, ये याद रखना है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। अब इसके बाद मेंटल शुरू हो जाएगा लगभग पृथ्वी के 200 किलोमीटर गहराई के बाद आपका अपर मेंटल शुरू हो जाएगा, नहीं मेंटल का वाला पार्ट आ जाएगा। तो मेंटल को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक, तो अपर मेंटल यहाँ से शुरू हुआ है और ये जहाँ शुरू हो रहा है यहाँ पर इस डिस्कंटिन्यूटी नाम देते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी या मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी या मोहो डिस्कंटिन्यूटी यहाँ से शुरू हो जाएगा अपर मेंटल, फिर अपर मेंटल जाएगा लगभग 700 किलोमीटर तक और फिर वहाँ से नया लेयर शुरू होगा और वो होगा रेपिड डिस्कंटिन्यूटी, जो इसको अलग कर रहा है अपर मेंटल और लोअर मेंटल को। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो अलग कर रहा है वो क्या हो गया, रेपिड डिस्कंटिन्यूटी। सेकेंड हो गया। अब थर्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पर लोअर मेंटल से आउटर कोर शुरू होगा 2900 किलोमीटर के बाद, पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2900 किलोमीटर जब पहुँचेंगे उसके नीचे जाएंगे तो नया लेयर शुरू होगा और वो होगा आउटर कोर। ठीक, किसमें प्रवेश करेंगे, आउटर कोर में। तो आउटर कोर और यहाँ पर लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच का जो डिस्कंटिन्यूटी है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो नाम ऐसे लगेगा कुछ साइंटिफिक नाम है, साइंटिस्टों के नाम पर रखा गया है, तो वैसे ही जिन्होंने खोजा उनके नाम पर रखा गया है। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक, इन दोनों के बीच में लेहमैन्स डिस्कंटिन्यूटी होता है। तो ये डिस्कंटिन्यूटीज का आपको नाम याद रखना है, किसके किसके बीच कौन सा है। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, इनके बीच कोनरॉड डिस्कंटिन्यूटी, फिर लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच मोहो डिस्कंटिन्यूटी या मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच रेपिड डिस्कंटिन्यूटी, लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच गुटेनबर्ग, आउटर कोर और इनर कोर के बीच लेहमैन्स डिस्कंटिन्यूटी याद रखना है। और नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं डेंसिटीज बढ़ रही हैं, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे अलग अलग आपको जो एलिमेंट्स हैं उनका जो डेंसिटी हो बढ़ेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड रहेंगे। अब समझते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो बेसिक ये है सिंपल सा कि जैसे सबसे पहला आपका क्रस्ट है। क्रस्ट को भले ही 2 पार्ट में बांटे हैं, लेकिन क्रस्ट में मेनली जो है जो देखेंगे तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स में पाया जाएगा। लेकिन मेटल्स में बात करें तो 2 प्रकार के मेटल मिलते हैं, सिलिकॉन
सिलिका प्लस एल्यूमिना, जिसकी वजह से इसको सियाल कहते हैं। सियाल, याद करने के लिए सियाल, ठीक। तो क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना। क्रस्ट जहां तक भी है, ये नहीं कि अपर क्रस्ट में अलग लोअर क्रस्ट में नहीं, तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है परसेंटेज का, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एलिमेंट्स पूछेगा तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर मेटल्स की बात करें तो कौन सी चीज़ें हैं? सिलिका और एल्यूमिना। दूसरी चीज़ है मेंटल। मेंटल, ठीक। तो मेंटल में क्या क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम, तो मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, जिसकी वजह से इसको कहते हैं सीमा, ठीक। सीमा यानी कि याद करने के लिए सिलिका और मैग्नीशियम, Ma से मैग्नीशियम, Si से सिलिका। ऐसे ही लास्ट है यहाँ पर कोर। कोर में क्या चीज पाया जाएगा? तो कोर में निकेल और फेरस। निकेल और फेरस, यानी कि फेरस मतलब आयरन होता है, ठीक। तो इससे बन जाता है नीफे, NiFe, Fe से फेरस, Ni से निकेल। तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। और अगर थर्ड कोर में देखा जाए तो एक चीज़ और पाया जाता है, लगभग 20% सिलिका। सिलिका इसमें भी है, सबसे ज़्यादा देखोगे सिलिका ही है, ठीक। सब में है। क्रस्ट में सिलिका एल्यूमिना सियाल, मेंटल में सिलिका मैग्नीशियम सीमा, और कोर में निकेल और फेरस नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, याद रखना है। तो यहाँ पर बढ़ जाता है 3 पार्ट्स में, अर्थ मेनली 3 पार्ट्स में। अगर कभी पूछता है तो कौन कौन से पार्ट्स? क्रस्ट, मेंटल, कोर, कौन कौन सी चीज़ें हैं? सियाल, सीमा, नीफे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटीज बटी हुई हैं, तो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक। आउटर कोर, इनर कोर। तो और देखा जाए बॉर्डर्स कौन कौन से हो जाते हैं, तो कोनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटीज, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, रेप्टी, और फिर गुटेनबर्ग, फिर लेहमैन्स, ठीक। ये चीज़ें याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना है। आज हमने जाना है कि इनसाइड अर्थ यानी अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। और सोर्सेज क्या है, पार्ट्स क्या है, और डिसकॉन्टिन्यूटी जिसमें बटा हुआ है, डिसकॉन्टिन्यूटी किन आधार पर बटा हुआ है, ये भी हमने जाना है। और अन्य चीज़ों के बारे में ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।